Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuh guys. It is Nafeesa Fiaz here and you are watching the psych exam series. If you are looking forward to take any psychological exam, then welcome. This is the right place for you. This is the next video of our ongoing series in which we are discussing the past papers of psychology. In this particular paper, we will be discussing the CSS Psychology paper number 2 of the year 2003. As you guys can see here, we have 20 MCQs and we will discuss 10 of them in today's video. So without wasting further time, let's get to it. Our first question is the social distance scale is mainly a measure of. Social distance scale basically किस चीज़ को measure कर रहा होता है? Ethnic attitude को, cohesiveness of a group, outward social mobility वगैरह वगैरह. तो इसका आंसर है हमारे पास एथनिक एटीट्यूड. हाउ सो इसकी अगर आप एग्जांपल देखें, बोगार्ड सोशल डिस्टेंस स्केल डेवलप किया गया था और उसमें बेसिकली ये देखा गया था कि जो डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनका एक दूसरे की तरफ क्या एटीट्यूड है. लाइक अगर कनाडा से एक पर्सन है, दूसरा अमेरिका से है, तो उनका एक दूसरे से रिलेटेड क्या एटीट्यूड होगा. ठीक है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर क्या आप इस ग्रुप के किसी बंदे से शादी कर लेंगे, या फिर लाइक ये बाइपोलर स्केल है. ठीक है, तो इसमें एक साइड पे बिल्कुल पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं, दूसरी साइड पे नेगेटिव क्वेश्चंस हैं. तो जो एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर इस तरह का कोई बंदा, इस ग्रुप में से कोई बंदा आपके मुल्क में है, तो क्या आप उसको अपने मुल्क से निकलवाना पसंद करेंगे. लाइक इस तरह के. और बाकी इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में बाकी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो बेसिकली इसमें एथनिक एटीट्यूड्स को मेजर किया जाता है और ये देखा गया था कि जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड पाया जाता है, जो सबसे पॉजिटिव है वो कनाडा और अमेरिका के जो लोग हैं उनका आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है. और जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है वो जो मुस्लिम्स और जो हिंदूज़ हैं उनका आपस में ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड होता है एक दूसरे की तरफ. ठीक है, तो ये हमारी प्रेजुडिस परसेप्शन वगैरह को मेजर करने के लिए सोशल डिस्टेंस स्केल को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हैज़ एटीट्यूड टूवर्ड्स. एक पर्सन का किस किस चीज़ की तरफ एटीट्यूड होता है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की तरफ. वो वाले ऑब्जेक्ट सिर्फ जिनको वो परसीव करता है, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट जो उसकी अपनी लाइफ स्पेस में मौजूद होते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? अच्छा, बेसिकली इस क्वेश्चन के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसकी एटीट्यूड की डेफिनेशन पढ़ें. In psychology, an attitude refers to a set of emotions, beliefs, and behavior towards a particular object, person, thing or event. ठीक है, तो लाइक एक पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग और इवेंट के तरफ आपका जो एटीट्यूड होता है, आपके जो इमोशंस होते हैं, आपके बिलीव्स जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एटीट्यूड कहलाते हैं. उसके अलावा ये कि एटीट्यूड कैसे डेवलप होते हैं? एक्सपीरियंस के थ्रू, आपके अपब्रिंगिंग के थ्रू. तो अब आप मुझे खुद बताएं कि एक ऐसा बंदा जिसने कोई चीज़ एक्सपीरियंस किया, क्या वो उसको परसीव किए बगैर किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? नहीं कर सकता. तो फिर उसका एटीट्यूड कैसे डेवलप हो सकता है एक ऐसी चीज़ की तरफ जिसको उसने परसीव ही नहीं किया. ठीक है, एक्सपीरियंस करने के लिए तो आपका परसीव करना ज़रूरी है ना किसी भी चीज़ को, राइट. तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर परसीव्ड बाय हिम. ठीक है. Our next question is so called functional and organic psychosis are. तो बेसिकली फंक्शनल जो साइकोसिस होता है, साइकोसिस क्या होते हैं? जब भी किसी पर्सन का रियलिटी से कॉन्टेक्ट ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक साइकोसिस कौन सा होता है? वो वाले साइकोसिस जिसमें एक पर्सन के जो ब्रेन है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं. ठीक है, लेकिन जो फंक्शनल डिसऑर्डर है वो बेसिकली उसके अभी तक कॉजेज़ आइडेंटिफाई नहीं की जा सकी. ठीक है, उसके पीछे लेकिन अब आके ये चीज़ पता चली है कि जो फंक्शनल साइकोसिस है, लाइक स्किज़ोफ्रेनिया की अगर आप एग्जांपल ले लें, स्किज़ोफ्रेनिया भी तो एक साइकोसिस की टाइप ही है ना. तो उसमें बेसिकली ऑर्गेनिक कुछ जो इश्यूज हैं वो फंक्शनल डिसऑर्डर में भी हो रहे होते हैं. ठीक है, इवन दो स्ट्रेस वगैरह भी एक फैक्टर होता है इस डिसऑर्डर में, लेकिन उनके ब्रेन में भी कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं. तो हम उनको ओरिजिन वाइज डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. अगर आप उसको डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं उनके ओरिजिन की बेस पे, तो यू कांट. ठीक है, दे कैन बी ऑर्गेनिक इन नेचर, दे कैन बी फंक्शनल इन नेचर, दे कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस एज वेल. ठीक है, इसका आंसर क्लियरली डिफरेंशिएटेड एज टू ओरिजिन हो सकता था इन दैट केस जब ये पता होता कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं होते हैं और ऑर्गेनिक डिसऑर्डर ही सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से कॉज होते हैं. अगर ये सिनेरियो होता तो हम कहते हैं कि ये दोनों
क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड हैं एज टू देयर ओरिजिन। लेकिन क्योंकि ये सिनेरियो नहीं है अब हमारे पास, हम नहीं जानते हैं कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स की बेसिक रीज़न क्या होती है, तो हम इनको क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। इट्स आंसर वुड बी डी। Our next question is, which one of the following is not listed as a classification of psychoneurosis? ठीक है, साइकोन्यूरोसिस बेसिकली क्या होती है, ये न्यूरोसिस ही का दूसरा नाम होता है। ठीक है, जब किसी पर्सन को दो टाइप्स होती है ना मेंटल डिसऑर्डर्स को टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक साइकोसिस होती है जिसमें रियलिटी से कांटेक्ट पर्सन का खत्म हो जाता है, दूसरा न्यूरोसिस होती है जिसमें उसको डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी वगैरह इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसको हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे साइकोन्यूरोसिस की बात की जा रही है। ठीक है, तो साइकोन्यूरोसिस में कौन सा ऐसी चीज़ है जो उसके साथ रिलेट नहीं करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोन्यूरोसिस। तो अगर आप फोबिक रिएक्शंस को देखें तो डीएसएम में फोबिक रिएक्शन एंजाइटी की कैटेगरी के अंडर आते हैं। ठीक है, कन्वर्जन रिएक्शंस बिल्कुल ये भी आ जाते हैं। न्यूरोस्थीनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर, नन ऑफ दिस। तो जो डिल्यूजन है ये साइकोसिस की डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। अगर आप देखना चाह रहे हैं न्यूरोस्थीनिया क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है, तो ये इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूरोस्थीनिया में थोड़ा फिजिकल फैटिग वगैरह एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं लोग, और कन्वर्जन डिसऑर्डर में बेसिकली वो इस तरह की सिम्टम्स को महसूस कर रहे होते हैं जो कि मेडिकली जिनकी कोई लॉजिक नहीं बनती है। लाइक वो पैरालिसिस एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप उसकी मेडिकल को रीज़न देना चाहेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों को ब्लाइंडनेस का इशू होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि जब ये देखा जाए कि क्या रीज़न है, मेडिकल रीज़न को तलाश करने की जब आप कोशिश करते हैं तो आपको रीज़न नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है कि इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कोई स्ट्रेस की कॉज हो सकती है, कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाई कर रहे होते हैं जो उनकी उस डिसऑर्डर को या उनकी उस डिजीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइकोन्यूरोसिस टेंड टू बी, साइकोन्यूरोसिस बेसिकली सवेयर होती है साइकोसिस की निस्बत। अच्छा, सबसे पहले तो ये अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, साइकोन्यूरोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस ही को साइकोन्यूरोसिस कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, साइकोसिस। साइकोसिस में रियलिटी कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, न्यूरोसिस में नहीं होता है, पर्सन का रियलिटी कॉन्टैक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, अब आप खुद देखें ज़्यादा सवेयर कौन सी होगी, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें रियलिटी कॉन्टैक्ट खत्म हो गया या वो जिसमें ख़त्म नहीं हुआ। जाहिर है वो जिसमें ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो साइकोसिस में रियलिटी कॉन्टैक्ट नहीं रहता पर्सन का, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि जो साइकोन्यूरोसिस है ये सवेयर नहीं होती साइकोसिस की निस्बत। ठीक है, माइल्डर देन न्यूरोसिस, तो ये खुद भी न्यूरोसिस ही है, तो साइकोन्यूरोसिस माइल्डर देन न्यूरोसिस इसका तो लॉजिक ही नहीं बनता। माइल्डर देन साइकोसिस, तो ये आंसर इसका ठीक हो सकता है। ठीक है, our next question is, in essence the defense mechanisms are, डिफेंस मैकेनिज्म्स का क्या काम होता है, वो क्या कर रहे होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए ये होते क्या हैं। ये हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, जो हमारा अनकॉन्शियस जिनको यूज़ कर रहा होता है टू मैनिपुलेट, डिनाई और डिस्टॉर्ट आवर रियलिटी इन ऑर्डर टू डिफेंड अगेंस्ट फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सिस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारा अनकॉन्शियस कोई ऐसी अगर रियलिटी है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा अनकॉन्शियस क्या करेगा, उस रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देगा। ठीक है, मैनिपुलेट कर देगा, और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हम जो एक एंजाइटी की फीलिंग है हमारे अंदर वो ख़त्म हो जाएगी या वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डिफेंस अगेंस्ट फीलिंग ऑफ एंजाइटी होता है। हमारे ऑप्शंस देखे जाएँ अगर, तो उसमें डिफेंस अगेंस्ट एंजाइटी, वेज ऑफ कन्विंसिंग अदर ऑफ वंस राइटनेस, एस्केप रिएक्शंस वगैरह वगैरह, तो इसका आंसर होगा डिफेंस अगेंस्ट एंजाइटी। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, एंजाइटी के अगेंस्ट डिफेंसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट इज, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट बेसिकली क्या होता है, तो वो एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। और अगर आप इसके बारे में देखना चाह रहे हैं कि ये क्या होता है और इसकी सारी डिटेल, इसको हेनरी मरे ने दिया था 1930 में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसने बनाया था। और इसमें बेसिकली इसको प्रोजेक्टिव टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग इंटरप्रेट करते हैं किसी एम्बिगुअस सिचुएशन को। ठीक है, और जब वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी मोटिवेशंस को उन कहानियों में जो वो तस्वीरों को देख के बना रहे होते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स आर बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं जिनमें दोनों माइंड एंड बॉडी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें
जो हमारा पहला ऑप्शन है एस्थमा कॉज्ड बाय एंजाइटी, क्या ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो सकता है? Our next question is न्यूरोटिक एंजाइटी. न्यूरोटिक एंजाइटी, इंसोम्निया, ओवर ईटिंग. तो अगर आप देखें ना तो इनमें से जो एक मेजर डिसऑर्डर जो स्ट्रेस की वजह से कॉज हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें सोमेटिक कॉजेज भी हो रही हैं, ठीक है, बॉडी भी इन्वॉल्व है, माइंड लाइक स्ट्रेस लाइक सिचुएशन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, वो कौन सी है? एस्थमा कॉज्ड बाय एंजाइटी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसके ऊपर रिसर्चेज हुई हैं और ये पता चला है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जब एंजाइटी होती है तो उनको एस्थमा और सांस की उनको शिकायत होने लग जाती है, ठीक है, और ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? एस्थमा कॉज्ड बाय एंजाइटी. Our next question is dependence, passivity and greediness are regarded as trait found in the so-called. तो ये जो सारी आप देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कौन सी, ये सारी ट्रेट्स कौन किस वजह से आती हैं, ठीक है। तो एनल कैरेक्टर है ये सारी, या फैलिक, ये बेसिकली जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ओरल कैरेक्टर, जेनिटल, ये सारी फ्राइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। उनके दौरान अगर बच्चे की किसी भी स्टेज पे फिक्सेशन हो जाती है तो उसकी वजह से जो उसके अंदर कैरेक्टर या ट्रेट डेवलप होगी वो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर हम देखें डिपेंडेंस और ग्रीडीनेस और पैसिविटी कौन सी स्टेज में कॉज होती है, तो वो ओरल स्टेज में कॉज हो रही होती हैं, ठीक है। और ओरल स्टेज में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि अगर बच्चे की ओवर ग्रेटिफिकेशन करवा दी जाए या फिर उसकी अंडर ग्रेटिफिकेशन हो, लाइक उसको जो है वो नरिशमेंट जो उसको चाहिए उस स्टेज में पहले 2 सालों में, वो अगर बच्चे को नहीं मिल रही हैं तो बच्चा फिक्सेशन उस स्टेज में कर जाएगा, ठीक है। और वो जो फिक्सेशन है उसकी वजह से डिफरेंट लाइक इश्यूज बन सकते हैं, बच्चा डिपेंडेंस का शिकार हो सकता है। अगर ओवर आप उसकी ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं ओरल स्टेज में तो उसकी वजह से बच्चा डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। वो सारी ज़िंदगी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, वो खुद इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं आएगा। लेकिन डिपेंडेंस ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की सिर्फ ओवर ग्रेटिफिकेशन की वजह से आए, ये अंडर ग्रेटिफिकेशन की वजह से भी आ सकती है, ठीक है। एक ऐसा बच्चा जिसके जो इन्फेंसी में उसकी जो नीड्स हैं, स्टिमुलेशन की नीड्स, वो डिनाई की गई, वो बड़ा होके वो मैनिपुलेटिव पर्सन बनेगा और वो सारी ज़िंदगी जो है वो डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट रहेगा और वो हमेशा ढूंढता ही रहेगा ओरल स्टिमुलेशन के लिए। वो खाना वगैरह ऐसे लोग ज़्यादा खाते हैं और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इन लोगों के अंदर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और जो एक मैच्योरिंग इंडिपेंडेंस होती है वो ये लोग हासिल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ओरल स्टेज पे फिक्सेशन की वजह से जो एक अग्रेसिव ओरल अग्रेसिव पर्सन्स भी होते हैं, ठीक है, जो किसी पे भी टॉन्ट कर देते हैं और लाइक जिनको अच्छा लगता है किसी को लाइक वर्बली अब्यूज़ करना, तो ऐसे लोग जो हैं वो भी ओरली फिक्सेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डिपेंडेंस, पैसिविटी एंड ग्रीडीनेस में खाना वगैरह ज़्यादा खाना, ये दूसरों को मैनिपुलेट करना और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो ओरल कैरेक्टर की वजह से आती हैं। तो इट्स आंसर वुड बी डी, ठीक है। Our next question is probably the most insidious form of defense mechanism is. तो insidious क्या होता है? कनिंग, ठीक है। लाइक एक जो एक बाकी भी चलो डिसीव कर ही रहे होते हैं इन वन वे और अनदर, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा कनिंग और चालाक तरह का जो एक डिसऑर्डर है वो कौन सा है इनमें से? रिएक्शन फॉर्मेशन, डिफेंसिव आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्शन, विड्रॉल, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? डिफेंसिव आइडेंटिफिकेशन। इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो हमारा विक्टिम है ना वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है एग्रेसर के साथ, या फिर आप ये कह लें कि जो पावरफुल पर्सन है उसके बिहेवियर्स को वो अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या छुपी होती है कि अगर मैं उसके बिहेवियर उस जैसा बनूंगा, मैं अगर उसके बिहेवियर्स को इंटरनलाइज कर लूँगा तो उसके नतीजे में शायद वो पर्सन जो मुझे अब्यूज़ कर रहा है वो ना करे, ठीक है। और क्योंकि ऐसे ही होता है ना कि जब जो लोग हमारे जैसे होते हैं हम उनको पसंद करने लग जाते हैं, तो हम उन जैसा बनने की इसलिए कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा अग्रेसर हमारे साथ इमोशनल कनेक्शन को डेवलप कर ले, ठीक है। और इसके अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो वो स्टॉकहोम सिंड्रोम है, जिसमें बेसिकली जो अगवा करने वाला पर्सन होता है उसके साथ जो विक्टिम है वो अपनी एक इमोशनल बॉन्डिंग को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा? डिफेंसिव आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी डिफेंस मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं लाइक प्रोजेक्शन, विड्रॉल और ये सारे। तो इनके बारे में कुछ डिटेल अगर आप डिफेंस मैकेनिज्म्स को देखना चाहते हैं तो ये मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, थोड़ा बहुत आपको इनसे आइडिया मिल जाएगा इंशाल्लाह।
सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पेपर के रिमेनिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्यूरी और डिफ़िकल्टी विद एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी, feel free to ask me in the comment section below. I will make sure to resolve it in my upcoming videos inshallah. अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।